फक्त F2 F3 करायचं आणि हे झालंच ना. ठीक आहे चालेल. तो आपला हे नाही आहे का, स्पीकर होता तो नाही आता. अच्छा, चार्ज आहे का तो? चालेल द्या, नाही तर नाही हा आहेच ना. नाही नाही, तो स्पीकर द्या थोडासा. सो वेरी गुड आफ्टरनून. ओके, आप में से कितने स्टूडेंट है जो डायरेक्टली इंटर को आए हैं डायरेक्ट एंट्री से, एंड कितने स्टूडेंट है जिन्होंने फाउंडेशन एग्जाम दी है एंड रिजल्ट आना बाकी है? ओके, रिजल्ट आ गया, अच्छा वेरी गुड. तो यहाँ पे माई सेल्फ CMA संकेत, मेरा 2018 में CMA हुआ था. एंड मजेदार बात यह है कि मैं खुद CMA नहीं था, तब से मैं फाइनल को टैक्सेशन पढ़ा रहा था. तब भी कुछ स्टूडेंट पास हुए थे फाइनल, मतलब मैं नहीं हुआ था लेकिन वो हुए थे. मतलब मैं नहीं हुआ था मतलब मेरा अटेम्प्ट नहीं था, ठीक है, मेरा अटेम्प्ट 18 में था. तो तब से लेके आज तक मैं सिर्फ टैक्सेशन ही पढ़ाता हूँ, मतलब 2019 से लेके, ठीक है नो इशू, 2019 से लेके 2023 तक, इसका मतलब ये 5th साल है मेरा. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे टैक्सेशन के अलावा कुछ आता भी नहीं, सिर्फ टैक्सेशन ही आता है. अब वो इतने साल से पढ़ा पढ़ा के ब्लड में गया है, तो सब कुछ मेरा टैक्सेशन में ही होता है. टैक्सेशन मतलब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों भी. मुझे रात को सपने भी ऐसे आते हैं कि मैं स्टूडेंट को टैक्स पढ़ा रहा हूँ, सच बात बोलूं तो. ठीक है, तो टैक्सेशन के बारे में ही सोचता रहता हूँ, उसकी मेमोरी टेक्निक्स वगैरह बनाता रहता हूँ, उसको और इजी वे से कैसे बताया जाए इसके बारे में ट्राई करते रहता हूँ. लेकिन मैं कितना भी उसको इजी बनाने की कोशिश करूँ, टैक्सेशन तो टैक्सेशन ही है. ये कुछ दिनों में आपको समझ में आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपका पेपर नंबर 7 है, टैक्सेशन. जो ओल्ड सिलेबस में है उनको डायरेक्ट टैक्स है ओनली फॉर 100 मार्क्स, मतलब वो एक ही पेपर है, पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स. लेकिन जो न्यू सिलेबस के हैं उनको इसमें 2 सब्जेक्ट्स आते हैं. एक आता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको ही इनकम टैक्स भी आप बोल सकते हो, क्योंकि फिलहाल तो एक ही डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स. एंड दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आते हैं 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक GST, दूसरा कस्टम. कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर लगता है, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे. एंड GST विद इन कंट्री ऑफ गुड्स सर्विसेज देते हो, उसके ऊपर GST लगता है, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे. एंड इनकम टैक्स तो इनकम के ऊपर लगता है, ठीक है. इनकम टैक्स आपको 50 मार्क्स को है. GST आपको 40 मार्क्स को है. एंड कस्टम आपको 10 मार्क्स को है. ऐसा ही आपका हो जाता है टैक्सेशन का पेपर, पेपर नंबर 7, 100 मार्क्स. ओल्ड सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स ही सिर्फ 100 मार्क्स का था, एंड उनको ग्रुप 2 में इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का था. लेकिन उन्होंने क्या किया, दोनों का मर्ज किया एंड एक ही ग्रुप में डाला 100 मार्क्स को, पेपर नंबर 7. इसके कुछ एडवांटेजेस भी हुए, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हुए. डिसएडवांटेज क्या, पहले आप इतना पढ़ते थे आपके 200 मार्क्स सिक्योर होते थे, अब इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा 100 मार्क्स को. ये तो हो गया डिसएडवांटेज. अब इसका एडवांटेज क्या, एडवांटेज ये है कि पहले वो खोद खोद के कुछ भी पूछते थे, क्योंकि 100 मार्क्स को डायरेक्ट टैक्स ना, एंड 100 मार्क्स को इनडायरेक्ट टैक्स, तो दोनों भी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट होना इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करती थी कि दोनों भी सब्जेक्ट आपको ठीक से आने चाहिए. लेकिन अब क्या है, यहाँ पे दोनों भी 50-50 मार्क्स को है, तो उतनी डेप्थ नहीं है जितनी 100-100 को थी.
एंड कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे दो तीन टाइप के स्टूडेंट होते हैं, बेसिकली 4 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहले वो जिनका डीटी भी अच्छा है, आईडीटी भी अच्छा है, उनके लिए तो कोई तकलीफ ही नहीं है। दूसरे वो जिनका डीटी एक्सपर्ट है, आईडीटी इतना एक्सपर्टेंसी नहीं है। तीसरे वो जिनके आईडीटी एक्सपर्टेंसी है, डीटी में इतनी नहीं है। एंड चौथे वो जिनकी किसी में भी एक्सपर्टेंसी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले वाले को तो, पहला एंड चौथे को मैं हटा देता हूँ, चौथा तो होने ही वाला नहीं है क्योंकि डीटी आईडीटी दोनों भी में ये नहीं है। पहला तो होने ही वाला है। अब ये जो दूसरे तीसरे वाले हैं, जिनकी या तो डीटी अच्छा है या तो आईडीटी अच्छा है, कभी कभी एक थोड़ा सा वीक भी होना, ये इसमें निकल जाते हैं। मतलब थोड़ा सा डीटी मेरा वीक है, आईडीटी अच्छा है, मैं इसमें निकल जाऊंगा आईडीटी के भरोसे। किसी का डीटी अच्छा है, आईडीटी इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा मैं निकल जाऊंगा। लेकिन वहां पे क्या था, दोनों में भी आप एक्सपर्ट होना एक्सपेक्टेशन। तो कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है, कैसे भी हुआ हो, जो कुछ भी हुआ है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। इज दिस क्लियर, यस और नो? ठीक है, सबसे पहले आज मैं थोड़ी सी जनरल बातें करूंगा। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको सुनने हैं, जो मैं आज देने वाला हूं। आज पहला दिन है। पहली बात तो एडवांस में कुछ पढ़ के आओ ही मत। जीरो माइंड से यहाँ पे आओ, ब्लैंक माइंड से यहाँ पे आओ तो अच्छा होगा। एडवांस में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आज मैं क्या पढ़ने वाला हूँ देख के आना है, कुछ भी देख के नहीं आना है। हाँ, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ उसको कितनी भी बार पढ़ सकते हो। एडवांस में कुछ भी करके नहीं आना है आपका। मुझे यहाँ पे ब्लैंक माइंड चाहिए। इज दिस क्लियर, यस और नो? दूसरा, पहली बात तो मैं कुछ ऐसा इंटर की एग्जाम दे रहा हूं, हमने सुना है बहुत डिफिकल्ट होती है, इतना इतना परसेंट रिजल्ट होता है, इन सबको माइंड से हटा के यहाँ पे आना है। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, बर्डन लेके नहीं आना है यार, मैं तो बहुत ही टफ एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा सुना है, टैक्सेशन तो बहुत ही टफ होता है, उसमें डीटी है, आईडीटी है। मतलब जो कॉस्टिंग अकाउंट्स दो अलग अलग सब्जेक्ट है, उतना ही सिलेबस है एक सब्जेक्ट में डीटी आईडीटी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जो कुछ भी है आपको ये समझ के आना ही नहीं है कि मैं कुछ पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। जैसे आप कोई मूवी देखने के लिए आते जाते हो, 3 आवर्स की मूवी होती है, उस एटीट्यूड के साथ आना है, मतलब रिलैक्स माइंड के साथ आना है। आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है वो भी मेरी जिम्मेदारी है, नहीं समझ में आ रहा है वो भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं कुछ बहुत कुछ पढ़ना है, टफ है, ऐसा है वैसा है, इस एटीट्यूड से आना नहीं है। दैट इज अ सेकंड इंस्ट्रक्शन। पहले इंस्ट्रक्शन क्या था बाय द वे, मैं ही भूल गया। हाँ, ब्लैंक माइंड से आना है। सेकंड, पढ़ने के लिए आ रहे हो ऐसा सोच के आना ही नहीं है, रिलैक्स आना है। ठीक है। थर्ड, अब यहाँ पे मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स दूंगा। इतनी सारी एग्जाम्पल्स टाइप करना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं सोच के नहीं आता, स्पॉन्टेनियसली निकल जाते हैं। आपका काम एक ही है, जो मैं बोल रहा हूं एंड आपको समझ में आ रहा है तो उसको लिखते जाना है, जिसको हम नोट्स बनाना बोलते हैं। मैं तो लिखवा के दूंगा ही जो चीजें यहाँ पे जरूरी है, लेकिन फिर भी उसके अलावा जो कुछ भी समझ में आ रहा है, जिस किसी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। कोई मराठी में लिखना चाहता है मराठी में लिखो, हिंदी में लिखना चाहता है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना चाहता है इंग्लिश में लिखो, लेकिन लिखना है। आपका हाथ चलते रहना चाहिए। सर ऐसा क्यों? देखो, 5 साल के एक्सपीरियंस में मैं कुछ बातें जान गया हूं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपने तो समझाया था, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया था, क्योंकि क्लास के बाद आपके पास 2-3 मंथ का टाइम होगा, उसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। सर लेकिन जब मैं आप सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आप आपने ही लिखा हुआ पढ़ोगे ना, आपको वो कनेक्ट हो जाएगा लेक्चर पूरा का पूरा। जैसे आप कोई भी 10 साल पहले लिखी हुई डायरी पढ़ते हो, आपको दिन याद आ जाता है। कैसे? क्योंकि जब आप उसको पढ़ते हो आपको पूरा का पूरा दिन याद आ जाता है, ये ऑटोमेटिक होता है। वैसे ही यहाँ पे जो आप लिखोगे, कोई भी एग्जाम्पल, चाहे कितने भी एग्जाम्पल आपको कॉमेडी लगे, घटिया लगे, जो कुछ भी लगे, आपको लिखते जाने। इज दिस क्लियर, यस और नो? ये तो हो गया पहला एडवांटेज लिखने का। दूसरा एडवांटेज, आपको राइटिंग में एग्जाम देनी है,
यस और नो? रिटन एग्जाम है, ऑनलाइन तो है नहीं। यस और नो? आपका राइटिंग स्पीड बहुत मैटर करता है, मतलब राइटिंग स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों भी बहुत मैटर करती है अगर आपको सक्सेस लाना है। यहां पे अगर आप लिखोगे जो मैं बोल रहा हूं, आपको अलग से राइटिंग स्पीड के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे ही हो जाएगी। आपका राइटिंग स्पीड यहाँ पे इनडायरेक्टली बढ़ेगा क्योंकि आप लिख रहे हो, एंड लिखने के लिए फास्ट लिखना पड़ता है क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलने वाला हूँ। फास्ट बोलने वाला हूँ मतलब एक स्टेटमेंट गया दूसरा स्टेटमेंट आया तो आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपका राइटिंग स्पीड भी बढ़ जाएगा। दिस इज अ सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज, देखो जब आप सिर्फ मेरा प्रवचन सुनते हो, आपके कान एंड आंखें दो सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब आप कुछ लिखते हो तो आपके हाथ भी इन्वॉल्व होते हैं। जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व उतना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये लॉ है। बात समझ में आ रही है? एंड चौथी बात, आपको कुछ ना कुछ लिखना है, मतलब आपका ध्यान मेरी तरफ होगा, आपका ध्यान भटकेगा नहीं क्योंकि आपको लिखना है जो मैं बोलने वाला हूँ। उसने आज क्या पहना है, वो आज आया क्यों नहीं, वो आज आई क्यों नहीं, यहाँ पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस और नो? आपका ध्यान होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये लिखना मैंडेटरी है। इसके कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। आदत तो डालो, मैं तो बोलता हूँ हर सब्जेक्ट में आदत डालो। बात समझ में आ रही है क्या? एंड जो मैं बोलता हूँ ना, वो अगर आप लिखते हो ना, आप मेरी जगह पे बैठ के देखो कि पढ़ाने वाले को वो 4 बातें और बताएगा अगर आप सिंसियरली लिख रहे हो। क्योंकि जब आप सिर्फ सुनते हो, देखो मैं आईडीटी 1 साल भी पढ़ा सकता हूँ, 1 महीने में भी खत्म कर सकता हूँ, वो भी आपको समझ में भी आएगा। 1 महीने में जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो समझ में भी आएगा। लेकिन टीचर से ज्यादा निकालना, ये स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। टीचर से ज्यादा मैं निकालना चाहता हूँ नॉलेज, तो अगर आप लिखोगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, अरे मैं 4 बातें और बताऊं, कुछ 4 बातें और बताऊंगा जो प्रैक्टिकली चलती है, जो आपके सिलेबस में नहीं लेकिन चलती है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, तो लिखना है, बिल्कुल रिलैक्स रहो। बात समझ में आ रही है? जो कुछ भी आपने सुना होगा सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, अभी यहाँ पे हो, प्रेजेंट में रहो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। इज इट क्लियर? यस और नो? चलो, अब यहाँ पे सबसे पहली बात हम डायरेक्ट टैक्स से चालू करेंगे, जो आपको है 50 मार्क्स को। ठीक है, चलो ये डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स छोड़ो, मैं तो सिर्फ फिलहाल इसके ऊपर बात करना चाहता हूं, टैक्स। व्हाट इज अ टैक्स? आपको क्या लगता है टैक्स मतलब क्या? क्या हो सकता है टैक्स मतलब? हम्म, कुछ तो बताओ यार, टैक्स मतलब क्या हो सकता है? ये टैक्स क्या होता है? टैक्स हमारे लिए इनकम होता है कि खर्चा होता है? एक्सपेंसेस होता है। किसको देना पड़ता है हमें? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को मतलब कौन सी गवर्नमेंट? पहली बात तो कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है? 2 होती है। कौन सी 2? सेंट्रल एंड स्टेट। 2 गवर्नमेंट है, इसका मतलब दोनों गवर्नमेंट का कोई ना कोई काम होगा, है कि नहीं? पूरे कंट्री के लिए कौन सी गवर्नमेंट सोचेगी, सेंट्रल या स्टेट? सेंट्रल। एंड एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कौन सी गवर्नमेंट सोचेगी? स्टेट। बराबर कि नहीं? स्टेट गवर्नमेंट को मणिपुर, लेटर से मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करूं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मणिपुर में क्या चल रहा है इससे कुछ लेना देना है क्या? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट को है, यस, क्योंकि उनको पूरा का पूरा कंट्री के बारे में देखना है। हाँ या ना? तो एक तो बात आपके ही बोलने से मुझे पता चल गई कि टैक्स एक एक्सपेंडिचर होता है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। बराबर कि नहीं? सवाल ये आता है कि टैक्स हम गवर्नमेंट को क्यों पे करते हैं? क्यों? वाई? ऐसे ही। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज गवर्नमेंट हमें दे बदले में इसके लिए। बराबर ना? हाँ, और
मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देश चलाना है, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी स्टेट गवर्नमेंट चलानी है, इसके लिए जितना भी पैसा लगेगा वो पैसा गवर्नमेंट लाएगी कहां से? तो जो हम उनको पैसा देंगे वहीं से। तो जो हम एज अ टैक्स पे करते हैं उसका गवर्नमेंट यूटिलाइजेशन अलग अलग चीजें करने के लिए करती है। कैन आई से टैक्स इज द अमाउंट विच वी पे फॉर अ सिविलाइज सोसाइटी? मतलब ये सोसाइटी चलती रहे, ये देश चलता रहे, ये स्टेट ठीक से चले, इसके लिए जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसी को क्या बोलते हैं? टैक्स। फिलहाल हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं टैक्स के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो टैक्स इज द अमाउंट विच वी पे फॉर अ सिविलाइज सोसाइटी। टैक्स इज द अमाउंट विच वी पे फॉर अ सिविलाइज सोसाइटी। ये सोसाइटी चलती रहे इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, एंड वो खर्चे करने के लिए गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी? टैक्सेस से, जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ। अब यहां पे मैं एक और सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंडिया को आजादी कब मिली? इंडिपेंडेंस कब मिला? पूरी डेट बताओ। इंडिया को आजादी कब मिली? हाँ, सिंपल क्वेश्चन यार। 15 अगस्त 1947, बराबर ना? इंडिया को मिली। पाकिस्तान को कब मिली? 14 अगस्त 1947। हाँ। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्लाई हुआ? 26 जैन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्लाई हुआ? अरे 26 जैन से कुछ तो याद आना चाहिए। क्या होता है 26 जनवरी? अरे दो ही नेशनल हॉलीडेज होते हैं, तीन होते हैं वैसे तो, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो ये तो वो सही बताया आपने, 15 अगस्त 1947। डोंट वरी, मैं गांधी जी की बर्थ डेट नहीं पूछने वाला पूरी। 2 अक्टूबर कौन से दिन पैदा हुए थे? हाँ, ये 26 जनवरी बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्लाई हुआ? रिपब्लिक डे। कौन से दिन अप्लाई हुआ? 26 जनवरी 1949। चलो गूगल में देख के तो बताओ यार सही, रिपब्लिक डे। नाइनटीन 1950, बराबर। इस दिन क्या हुआ? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या इंडिया में जो कुछ भी चलेगा वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है वही चीजें आप इंडिया में कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं बोलता वैसी वाली चीजें आप कर रहे हो तो वो इलीगल है, वो वॉइड एब इनिशियो है, वो इनवैलिड है। यस और नो? हाँ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, जिसको आप बाईपास नहीं कर सकते? आप बोलोगे मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं जो चाहे वो करूंगा। इंडिपेंडेंट हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के इंडिपेंडेंट हो। बात समझ में आ रही है? इंडिपेंडेंट हो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है उसके दायरे में रह के ही आपको जो कुछ भी आप चाहते हो वो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में आपने देखा होगा कि जो ड्राइविंग सीट होती है वो लेफ्ट साइड में होती है कि नहीं? एंड वहां पे गाड़ी भी राइट साइड से चलाई जाती है। हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाते हैं ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं? गाड़ी लेफ्ट साइड से चलाते हैं, यस और नो? एंड यूएसए में अपोजिट है, राइट साइड से गाड़ी चलाते हैं। मैं इतने साल यूएसए में रह रहा हूँ, राइट साइड से वहां पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैं इंडिया आके भी वैसा ही चलाने चाहता हूँ, क्या चलेगा क्या? आंसर इज नो। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट क्या बोलता है? आपको लेफ्ट साइड से ही गाड़ी चलानी है। लेफ्ट साइड से मतलब अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो लेफ्ट साइड से जाता हूँ ना, यहाँ पे आने वाला उसके लेफ्ट साइड से जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं, राइट साइड से जाते हैं। तो मैं अगर इंडिया में रह रहा हूं तो मुझे किसको फॉलो करना पड़ेगा? इंडियन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। इंडियन लॉ क्या बोलता है वो फॉलो करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा मैं तो बहुत ही रिच आदमी हूँ, इतने साल यूएसए में रहा हूँ, ये कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? नहीं, इंडिया में रहना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? यस और नो?
इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करके आप कोई भी चीज इंडिया में नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इन्होंने इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर बनाया। कौन सा स्ट्रक्चर? फेडरल। यहां पे 3 टाइप की गवर्नमेंट है। कितने टाइप की? 3। किसने मुझे बोला था 2 टाइप की? वैसे तो 3 टाइप की गवर्नमेंट है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी है लोकल गवर्नमेंट। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी है लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के लिए देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए देखेगी, एंड लोकल गवर्नमेंट लोकल एरिया के लिए। जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह होती है, दैट इज नथिंग बट योर लोकल गवर्नमेंट। म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पे है, किसी जगह पे वो नगर परिषद होती है, गांव में पंचायत होती है, ये सब कुछ लोकल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। ठीक है। एक सर्टेन लेवल से ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पे म्यूनिसिपैलिटी होगी, महानगर पालिका। कहीं पे पॉपुलेशन कम है वहां पे नगर पालिका होगी। गांव है तो वहां पे पंचायत होगी। तो उसके रूल भी अलग अलग होते हैं। पंचायत के सरपंच होते हैं, महानगर पालिका में बैठते हैं वो कॉर्पोरेटर होते हैं, नगर सेवक। यस और नो? स्टेट गवर्नमेंट में बैठते वो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आमदार। एंड जो सेंट्रल में बैठते हैं वो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब खासदार। यस और नो? तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इंडिया को फेडरल स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पे 3 टाइप की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। आप लोकल अथॉरिटी भी बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है? सर सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा क्यों बनाया? एक ही बना सकते थे ना, इंडिया का एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे के पूरे इंडिया के लिए देखेगी। देखो, गवर्नमेंट चाहती थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चाहती थी कि सारी की सारी पावर किसी एक के हाथ में ना जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? अलग अलग गवर्नमेंट बनाई है। नहीं तो कोई अगर हुकुमशाह जैसा हो गया जिसके हाथ में पूरी की पूरी इंडिया की पावर आ गई, मिसयूज हो सकता है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सेंट्रल का स्ट्रक्चर बनाया, स्टेट का स्ट्रक्चर बनाया, लोकल अथॉरिटी का स्ट्रक्चर बनाया। यहां तक आप मेरे साथ हो? आगे बढ़ू मैं? अब एक बात मुझे बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा इंडिया चलाना है, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी स्टेट चलानी है, एंड लोकल अथॉरिटी को अपनी म्यूनिसिपैलिटी चलानी है। अगर मैं म्यूनिसिपैलिटी की बात करूं तो उसके लिए पैसा तो लगेगा। यस और नो? जैसे मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिफेंस डिपार्टमेंट संभालना है, रेलवे डिपार्टमेंट संभालना है, सेंट्रल के पास है, उसके लिए पैसा चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को अपना स्टेट संभालना है, खर्चे करने हैं, हाईवेज बनाने हैं, उसके लिए उनके पास भी पैसा चाहिए। लोकल अथॉरिटी को भी अपने जो गली के रास्ते होते हैं उसको मेंटेन करना है, सेवेज वगैरह होता है, गटार जिसको बोलते हैं, उसको मेंटेन करना है, ड्रेनेज सिस्टम उसको मेंटेन करना है। अब उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, वो पैसा आएगा कहां से? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये भी बता के रखा है कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। ये भी किसने बता के रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। कि ये टैक्स है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर सकती है, ये टैक्स है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर सकती है, एंड ये टैक्स लोकल अथॉरिटी ही कलेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हर गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट चलानी है, उसके लिए हर गवर्नमेंट के पास पैसा रेज करने के 3 मेजर सोर्सेस है। कितने मेजर सोर्सेस है? 3। मैं माइनर सोर्सेस की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं मेजर सोर्सेस की बातें कर रहा हूं। हर गवर्नमेंट के पास पैसा रेज करने के मेजर सोर्सेस है 3। उसमें सबसे पहला मेजर सोर्स है टैक्सेस। उसमें सबसे पहला मेजर सोर्स क्या है? टैक्सेस। दूसरा मेजर सोर्स ये है कि गवर्नमेंट की खुद की कंपनीज होती है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, सेंट्रल का भी होता है, लोकल अथॉरिटी का भी होता है। उस कंपनी के प्रॉफिट्स, वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या है? मेजर सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने का, पैसा कमाने का। एंड तीसरा मेजर सोर्स है गवर्नमेंट बॉन्ड भी इशू कर सकती है, मतलब लोगों को बॉन्ड इशू करके लोगों से पैसा ले सकती है अगर जरूरत पड़े तो।
ये 3 मेजर सोर्सेस होते हैं गवर्नमेंट के पास पैसा रेज करने के। बात समझ में आ रही है? यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे टैक्सेस की बात आती है, आपने आज तक कौन कौन से टैक्सेस सुने हैं? मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? सुने हैं। जैसे कि मैं यहां पे शुरुआत करता हूं। एक तो सुना है इनकम टैक्स, एक अभी अभी सुना होगा जीएसटी, ये तो अभी अभी सुना। एक और सुना यहाँ पे कस्टम। यस और नो? ये तो सुने हैं ना आपने, क्या है वो तो बाद में देखेंगे, सुने हैं सिर्फ। ठीक है, देखो गवर्नमेंट का मेजर सोर्स है रिवेन्यू कलेक्ट करने का टैक्सेस, गवर्नमेंट के अपने प्रॉफिट्स, कंपनीज के एंड बॉन्ड्स। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं पढ़ाते टाइम कि गवर्नमेंट लोन भी लेती है। अरे लोन लेती है लेकिन वो चुकाना भी पड़ता है, तो वो रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स नहीं हो सकता। लोन लेती है गवर्नमेंट किसी दूसरों से, वो चुकाना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो गवर्नमेंट जो लोन लेती है वो रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? एक ज्योतिष ने मुझे बोला कि आज तुम्हें बहुत पैसे मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? मैंने बोला 30 लाख रुपीज मिलने वाले हैं। मैं तो बहुत खुश हो गया, 30 लाख। एंड उस दिन मेरा होम लोन पास हो गया 30 लाख का। क्या पैसे मिले मुझे? नहीं, पे करने पड़ेंगे ना, तो क्या वो रिवेन्यू हुआ मेरा? नहीं। हाँ लेकिन लॉटरी लगी मुझे 30 लाख का, वो मेरा ही पैसा है ना। कैन आई से दैट इज अ रिवेन्यू फॉर मी? यस। तो जो लोन लेती है गवर्नमेंट वो रेवेन्यू नहीं होता गवर्नमेंट के लिए, वो चुकाना पड़ता है विद इंटरेस्ट। इज दिस क्लियर? यस और नो? ये टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट को मिलता है, गवर्नमेंट कंपनीज के प्रॉफिट होते हैं, बॉन्ड इशू करके जो पैसा लेती है, वो असल में रेवेन्यू होते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ, उसमें भी बॉन्ड का पैसा आफ्टर सम ईयर्स चुकाने पड़ते हैं, लेकिन कुछ साल तक वो इंटरेस्ट भी यूज कर सकते हैं। उसका एक नॉमिनल इंटरेस्ट देना पड़ता है, बॉन्ड का फिक्स इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये 3 टैक्सेस सुने, और कौन से सुने होंगे ना अपने यार, कोई तो टैक्सेस। हाँ, वेल्थ टैक्स, ठीक है। हाँ, और बताओ यार, कोई तो सुने होंगे यार इतने, जो कि जो आपकी एज है उसमें। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ, और कुछ भी नहीं सुने? इतने 5 टैक्सेस पता है आपको एज द एज ऑफ 19 20 वॉट एवर आपकी एज होगी, सिर्फ इतने टैक्सेस पता है आपको? इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, वेल्थ टैक्स, वैट। और कुछ? दिमाग लगाओ यार ऑनलाइन। और कुछ? हम्म, चलो मैं एक और ऐड करता हूं इसमें, प्रॉपर्टी टैक्स। हर साल देना पड़ता है यार आपको प्रॉपर्टी टैक्स, अभी जुलाई की ड्यू डेट थी, है कि नहीं? और कुछ? हम्म, सॉरी, वाटर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स में ही आता है, पानी पट्टी वो सब कुछ, एवरेज टैक्स, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हो, क्या देना पड़ता है गवर्नमेंट को? कुछ पता है आपको? स्टैम्प ड्यूटी। आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो, आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने पड़ते हैं। हाँ या ना? इतना ही पता है आपको? और कुछ? यार कितने टैक्सेस आपको पता है ये बताना है, मैं उसके वो कौन से किसके बारे में वो भी मैंने, ऑक्ट्राय सुना तो होगा ना आपने कहीं पे? जकात, ऑक्ट्राय। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, ऑक्ट्राय देना पड़ेगा। अभी नहीं है लेकिन सुना तो होगा।
है कि नहीं। एक और होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती थी। एक और होता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। हाँ चलो, टोल, टोल चार्जेस लिखता हूं मैं यहाँ पे, या टोल, वो भी तो देना पड़ता है ना आपको, उस हाईवे से जाते हो तो। और सर्विस टैक्स, सुना तो होगा ये नाम कहीं ना कहीं। और सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सुना तो होगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और था लोकल बॉडी टैक्स, एलबीटी बोलते थे उसको। और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर एक टैक्स लगाती है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, है ना। और कुछ बचा क्या? प्रॉपर्टी, हम्म, वो तो जीएसटी में आएगा ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन से सब कुछ आ गया उसमें। हाँ, और कुछ बचा क्या? इतने ही टैक्सेस होते हैं। चलो ट्राई करो। इनकम टैक्स, मैंने बोला 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है। इनकम टैक्स का रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट को मिलता होगा, क्या लगता है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। जीएसटी का सेंट्रल को भी मिलता है, स्टेट को भी मिलता है। हाफ सेंट्रल को मिलता है, हाफ स्टेट को मिलता है। अगर 18% का जीएसटी है तो 9% सेंट्रल को मिलेगा, 9% स्टेट को मिलेगा। डिटेल में देखेंगे जीएसटी क्या चीज है, ठीक है। कस्टम, हाँ, इनकम टैक्स, इनकम कमाने के ऊपर लगता है भाई, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। जीएसटी गुड्स सर्विसेज के ऊपर लगता है, आप गुड्स कोई भी बेचते हो या सर्विसेज देते हो उसके ऊपर लगता है जीएसटी, नाम में ही है। कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर लगता है। कस्टम मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कलेक्टिवली कॉल्ड एज कस्टम ड्यूटी। इसका रेवेन्यू जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वेल्थ टैक्स, अगर आप, ये एबॉलिश हो गया, अब नहीं चलता वेल्थ टैक्स, 4-5 साल पहले ही चला गया। अगर आप 30 लाख से ज्यादा वेल्थ रखते थे तो उसके ऊपर 1% गवर्नमेंट को देना पड़ता था, जिसको बोलते थे वेल्थ टैक्स। मतलब आप 30 लाख से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी वगैरह रखते थे तो आपको 1% किसको देना पड़ता था? गवर्नमेंट को, उसका 1%। लेकिन अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलता था ये, लेकिन अब एबॉलिश किया, ठीक है। वैट, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जो विद इन द स्टेट गुड्स बेचा जाता था जीएसटी आने के पहले, तो वैट लगता था जिसका रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। लेकिन अब तो जीएसटी आया है तो वैट को हटा दिया। प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपैलिटी को रेवेन्यू जाता है, जो हर साल आप पे करते हो। जो वाटर सप्लाई वगैरह आपको करती है म्यूनिसिपैलिटी, ड्रेनेज वगैरह क्लीन करती है, ये सबके लिए प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। जितनी प्रॉपर्टी बड़ी उतना प्रॉपर्टी टैक्स भी ज्यादा, जो हर साल पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने 15-20 साल प्रॉपर्टी टैक्स पे ही नहीं किया तो मेरा घर सील किया जाएगा। बात समझ में आ रही है?
तो ये म्यूनिसिपैलिटी का रेवेन्यू है, उसमें वाटर टैक्स आ गया, सेवेज टैक्स आ गया, उन सबको प्रॉपर्टी टैक्स ही बोलते हैं। स्टैम्प ड्यूटी का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। जब आप कोई भी लैंड बिल्डिंग बेचते हो जिस किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, तो वो स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। 6% का रेट था, मतलब 40 लाख की प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, उसका 6% क्या पे करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी। स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। कोरोना में इसका 6% को 3% क्या था, टेम्पररी पीरियड के लिए, क्योंकि सब कुछ ब्लॉक था। ठीक है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस लैंड बिल्डिंग बेचते हो तभी पे करने पड़ते हैं, 1% शायद। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है रेवेन्यू। मतलब लैंड बिल्डिंग बेचने के बाद दो चार्जेस पे करने पड़ते हैं, एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस, दूसरा स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी 6%, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1% और 30,000 विच एवर इज लोअर, उतना रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करना पड़ता है। मतलब अगर मैं बात करूं 40 लाख का 1% आता है 40,000, बराबर ना। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने पे करने पड़ेंगे, 40,000 और 30,000 विच एवर इज लोअर 30,000। अगर मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं 25 लाख की, तो 25 लाख का 1% आता है 25,000 और 30,000 विच एवर इज लोअर 25,000, उतने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे जो मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्ट्राय। देखो आप आउटसाइड द स्टेट जाते हो तो ऑक्ट्राय पे करना पड़ता है, गुड्स लेके जा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ऑक्ट्राय लेते हैं। लेकिन अब ये जीएसटी में मर्ज हो गया है, तो ऑक्ट्राय ऐसा अलग सा नहीं रहा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आप गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो देनी पड़ती थी, लेकिन अब इसको हटा के जीएसटी में ही मर्ज किया है। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती थी, दो गुड्स छोड़ के। एंड इसका रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट को जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन ऑक्ट्राय का भी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, ऑब्वियस बात है, जिस स्टेट में गुड्स आ रहे हैं उस स्टेट को जाएगा ऑक्ट्राय का रेवेन्यू। महाराष्ट्र से गुड्स कर्नाटका जा रहे हैं तो कर्नाटका को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल एक्साइज का किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करोगे सेंट्रल एक्साइज लगेगी। दो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। कौन से दो गुड्स, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ओपियम नार्कोटिक ड्रग्स। ये दो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, नाम में ही है, तो रेवेन्यू किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। अभी ऊपर ऊपर से देख रहे हैं हम। ठीक है। तो दो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, वो दो गुड्स छोड़ के बाकी वाले गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। वो दो गुड्स कौन से, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दिस इज द फर्स्ट, एंड अनदर इज इंडियन नार्कोटिक ड्रग्स, ओपियम हेम भी बोलते हैं उसको। ठीक है। वो ड्रग्स वगैरह औषध जो हम बनाते हैं टैबलेट्स वगैरह उसमें यूज होता है। ठीक है। एंड पीने के लिए ड्रग्स वैसे तो डायरेक्टली बेचना अलाउड नहीं है इंडिया में। नेक्स्ट, टोल चार्जेस। नेशनल हाईवे है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट हाईवे है स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल हाईवे के ऊपर टोल चार्जेस है वो सेंट्रल को मिलता है, एंड स्टेट हाईवे है मतलब पूना बेंगलोर हाईवे नेशनल हाईवे है। ठीक है। विद इन द स्टेट स्टेट हाईवेज भी होते हैं, उसके लिए जो आप टोल पे करते हो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। अभी वो कुछ तो मनसे के इसने फोड़ा था, वो तो स्टेट हाईवे था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। सर ये टोल चार्जेस क्यों अलग से, सर हम जो टैक्स पे करते हैं फिर ये अलग से टोल चार्जेस क्यों लेते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल बात है, ये लेटेस्ट से हाईवे बनवाया, एज्यूम करो 1000 करोड़ इसके लिए खर्चा किया। अब ये 1000 करोड़ कहां से आए गवर्नमेंट के पास, टैक्सेस से। कोई भी लेटेस्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ होगा तो ये नेशनल हाईवे होगा, एंड स्टेट ने बनाया होगा तो स्टेट हाईवे होगा। लेकिन ये 1000 करोड़ रुपीस लगे हैं, ये पैसा कहां से आया है, हम जैसे लोगों से जो हम टैक्सेस पे करते हैं। यस और नो। लेटेस्ट से ये नेशनल हाईवे है, एज्यूम करो मैं कहां पे बैठा हूं, पूना में। मैं इनकम टैक्स पे करता हूं, किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट।
यस और नो? एंड ये कोई तो एक नेशनल हाईवे बनाया नुंगाबक्कम से कोचीन, दूर दूर से मेरे साथ कोई रिलेशन है क्या उसका? आंसर इज नो। तो मैं क्या बोलूंगा, यार मैं पैसा दे रहा हूं ना, आप हाईवे कहां पे बना रहे हो? तमिलनाडु से कोचीन, मैं तो वहां पे कभी जाने वाला नहीं हूं, तो जो मैं पैसा दे रहा हूं वो मेरे लिए कहां पे यूज हो रहा है? आप वेस्ट कर रहे हो वो हाईवे बनवाने के लिए, एंड पैसा यहाँ की जनता भी दे रही है, पूरा इंडिया दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, ये जो 1000 करोड़ रुपीस डाले हैं हाईवे बनाने के लिए, वो उन्हीं से लिया जाएगा जो उस हाईवे से जाएंगे, जो उस हाईवे से जाएंगे। बाकी वाली जनता क्यों बेयर करे? मैं तो जाने वाला नहीं हूं कभी वहां पे लाइफ में, लेकिन मेरा पैसा क्यों फिर वहां पे डाल रहे हो? बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट क्या करती है इन दैट केस, जो उस रास्ते से जाएंगे उनसे ही हम लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये 1000 करोड़ किन से रिकवर किए जाएंगे? जो उस रास्ते से जाने वाले हैं उनसे। तो वही तो मनसे के लीडर क्या बोल रहे थे कि लेटेस्ट से ये हाईवे बनवाने के लिए 1000 करोड़ रुपीस लगे थे, वो टोल के थ्रू कब का वो रिकवर कर चुके हैं, अब तो वो टोल लेने की जरूरत नहीं, फिर भी वो चले जा रहे हैं, टोल लेती ही जा रही है गवर्नमेंट। अरे जो टोल आपने क्यों लिया था? रिकवर करने के लिए अमाउंट जो आपने इनकर्ड किया है, वो रिकवर्ड हो चुके हैं, टोल बंद होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे टोल चालू है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये जो टोल चार्जेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं, जो उस रास्ते से जाएगा उनके लिए, है ना, उन्हीं से रिकवर किया जाएगा। आप अच्छा रास्ता चाहते हो, उसका टोल भी आप ही पे करो। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, सर्विस टैक्स सर्विस देने के ऊपर लगता था, जिसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, लेकिन अब इसको जीएसटी में मर्ज किया, अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये, ठीक है। लेकिन जीएसटी आने के पहले क्या लगता था? सर्विस टैक्स, जो किसके ऊपर लगता था? सर्विसेज देने के ऊपर। जितनी भी आज आप देखते हो सर्विसेज ही देते हैं। एडवोकेट क्या देता है? सर्विस। डॉक्टर क्या देता है? सर्विस। मैं टीचिंग कर रहा हूं, क्या दे रहा हूं? सर्विस। एक एक्टर क्या देता है प्रोडक्शन कंपनी को? सर्विस। बात समझ में आ रही है? उसके ऊपर क्या लगता था? सर्विस टैक्स, एंड ये रेवेन्यू जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। 1994 में सर्विस टैक्स आया था, तब तो 3 ही सर्विसेज कवर की थी, मतलब 3 सर्विसेज के ऊपर ही सर्विस टैक्स। मतलब कौन सी 3 सर्विसेज, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली वो स्पीड पोस्ट वाली वगैरह ऐसी वाली सर्विसेज कवर थी। दूसरा वो टेली कम्युनिकेशन वाला कवर था, बीएसएनएल वगैरह ये जो कंपनी देती थी। एंड तीसरी एक और कोई तो थी, लेकिन बाद में कुछ सर्विसेज छोड़ के सबके ऊपर ही सर्विस टैक्स अप्लाई किया। कुछ छोड़ के, पहले तो कुछ के ऊपर था, बाद में वो बढ़ते बढ़ते कुछ छोड़ के सबके ऊपर ही अप्लाई हो गया सर्विस टैक्स। एंड ये रेवेन्यू किनको जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। यार ये स्टेट गवर्नमेंट तो गुस्सा हो गई, यार इनकम टैक्स के रेवेन्यू आप ले रहे हो, कस्टम का रेवेन्यू आप ले रहे हो, एंड ये सर्विस टैक्स का रेवेन्यू आप ही ले रहे हो, तो यार सर्विस टैक्स में से थोड़ा सा रेवेन्यू हमें भी तो दो। तभी से गवर्नमेंट का चल रहा है, नहीं नहीं वो जीएसटी लाने वाले हैं हम, ये टेम्पररी चल रहा है, जीएसटी हम लाने वाले हैं। जीएसटी लाएंगे तो दोनों शेयर करेंगे। ये 2004 से टोपी पहना रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट को, वो जाके 2017 में जीएसटी आ गया। बात समझ में आ रही है? तो तब से मांग रही थी स्टेट गवर्नमेंट, अरे यार इनकम टैक्स भी आप ले रहे हो, सर्विस टैक्स भी आप ले रहे हो, यार सर्विस टैक्स का थोड़ा तो रेवेन्यू हमारे साथ शेयर करो। तो तब नहीं जीएसटी आएगा ना, जीएसटी लाने की प्रोसीजर चालू है, 2004 से चल रही थी, 2017 को जीएसटी आ गया, एंड अब तो हाफ हाफ होता है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? नेक्स्ट, सीएसटी, अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हो गुड्स का, इंटर स्टेट सेल मतलब मैं महाराष्ट्र से गुजरात सेल कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से गोवा सेल कर रहा हूँ गुड्स का, तो इन दैट केस सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, इसका भी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। अब ये भी जीएसटी में मर्ज हो गया, ठीक है। मतलब बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के लिए है, अभी इंप्लीमेंट नहीं होते। लोकल बॉडी टैक्स, ये तो बहुत खतरनाक है। सिर्फ पुणे से मैं टेम्पो लेके पास हो रहा हूं, टैक्स देना पड़ेगा, एलबीटी। पास हो रहा हूं मैं, सिर्फ पुणे से किसी दूसरे शहर जा रहा हूं,
विद इन द स्टेट ही जा रहा हूं, पुणे से जा रहे हो ना एलबीटी को, ठीक है। हाँ, स्टेट टू स्टेट ऑक्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन ये लोकल एरिया में भी जा रहा हूं एक जगह से दूसरी जगह, एलबीटी, लोकल बॉडी टैक्स। अगेन ये म्यूनिसिपैलिटी का ही रेवेन्यू था, लेकिन ये अब नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लगती है, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठा के देख लो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आपको दिखाई देगा। ये जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ, ये अभी भी चलता है। क्लियर है बात। इसका अगेन रेवेन्यू जाता है स्टेट गवर्नमेंट। एमएससीबी मतलब क्या, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकल एमएससीबी, एमएससीबी का क्या है बाय द वे, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो वो स्टेट को ही जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो इतने सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलते हैं, अलग अलग टैक्सेस अलग अलग गवर्नमेंट को मिलते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टोटली इररिलेवेंट है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, अब सवाल ये आता है, अब मेरा आगे का सवाल ये है कि ये जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, चाहे वो सेंट्रल को मिलता हो, चाहे स्टेट को मिलता हो, चाहे लोकल अथॉरिटी को मिलता हो, गवर्नमेंट उसको यूज कहाँ पे करती है। अब एक पॉलिटिशियन खाने में यूज करते हैं, वो आंसर छोड़ के बाकी वाले दे देना, ठीक है। हाँ वो मेजर है पार्ट, लेकिन वो छोड़ के बाकी वाला दे देना, गवर्नमेंट यूज कहाँ पे करती है, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा खर्चा करना पड़ता है, बताओ यार जरा सा दिमाग लगाओ। हाँ, मेंटेनेंस, किसका मेंटेनेंस, कैन आई से सिंपल लैंग्वेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इसमें हाईवेज आ गए, डैम्स आ गए, ब्रिजेस आ गए, सब कुछ आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, सब कुछ आ गया, इसके लिए लगता है। हाँ, और आर्म्स एंड एम्यूनेशन, इन सिंपल लैंग्वेज डिफेंस के लिए खर्चा करना पड़ता है कि नहीं। कब वहां से हल्ला हो जाए पता नहीं, तो डिफेंस वेल इक्विप होनी चाहिए, यस और नो। ये 14 अगस्त को पाकिस्तान सेपरेट क्या हो गया, उसको मेंटेन करने के कितना डिफेंस के ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है या ना। दो ही है ना मेन, चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। वो पार्टीशन ना होता तो सोच सकते हो इंडिया कितना बड़ा होता, मतलब कराची भी इंडिया का ही पार्ट। मैं नहीं गया हूं कभी पाकिस्तान, लेकिन वहां की जो, डोंट टेक इट अदरवाइज, नेचुरल ब्यूटी है पाकिस्तान की, वो अलग है। मतलब नेचर वाइज आप देखोगे, सब कुछ चला गया ना वहां पे, इतना बड़ा पोर्शन। मतलब आज का लाहौर, कराची, रावलपिंडी, वो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सब इंडिया में होता। वो पार्टीशन के टाइम वो नेपाल भी बोल रहा था हमें इंडिया में मर्ज करो, वो नहीं किया नेहरू जी ने, तो वो भी इंडिया में होता। तो और कितनी बड़ी इकोनॉमी होती, यस और नो। लेकिन ये पाकिस्तान अलग किया, उसको संभालने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है सेंट्रल को। कब कुछ हो जाए तो मिलिट्री वहां पे रखनी पड़ रही है या ना। एंड आजकल तो पाकिस्तान के पास भी हाइड्रोजन बॉम्ब है, इंडिया के पास भी है, तो ऐसा वॉर भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। तो डिफेंस के लिए खर्चा करना पड़ता है, वैसे तो हर गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है, यूएसए को भी करना पड़ता है, लेकिन इंडिया को तो बार बार करना पड़ता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट, और कहाँ पे खर्चा करना पड़ता है डिफेंस में, वो सब कुछ आ गया, जो जवान है उनकी सैलरीज देनी है, उनको बेनिफिट्स देने हैं, आर्म्स एम्यूनिशन परचेज करना है, वो राफेल वगैरह जो कुछ भी, वो सब कुछ आ गया इसमें, हवाई फायर, सब कुछ। हाँ, और कहाँ पे गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, इतना सारा पैसा आता है। लोन्स देने में,
लोन्स ऐसा मैं स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा, देखो बहुत सारी योजनाएं होती है गवर्नमेंट की, स्टार्टअप्स के लिए पैसा देना, ये करना वो करना, इसके लिए भी गवर्नमेंट हेल्प करता है। एक और चीज, एग्रीकल्चरल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, है ना। एग्रीकल्चरल सेक्टर, किसानों के लिए हेल्प वगैरह करना। डिजास्टर, डिजास्टर का स्पेलिंग क्या है? DI, देखो मैं टैक्सेशन का टीचर हूँ, इंग्लिश का नहीं, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मैनेज कर लेना। आई हैव स्टडीड इन सेंट बिपाशा स्कूल, डू यू नो सेंट बिपाशा स्कूल? नहीं, ऐसी नहीं है कोई स्कूल, तो कैसे बताओ? सो माई इंग्लिश इज नॉट सो वेल, सो प्लीज एडजस्ट कर लेना उतना, ठीक है? हाँ, तो एग्रीकल्चरल के लिए खर्चा करना पड़ता है, बहुत सारी योजनाएं जो अंडर डेवलप फार्मर्स है उनके लिए। एजुकेशन हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ये, जिसके बारे में कोई पॉलिटिशियन बात ही नहीं करता। यस और नो? बाकी सब हटाओ, 1947 के बाद आज तक सिर्फ एजुकेशन हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च किया होता तो आज इंडिया की हालत ऐसी नहीं होती, है कि नहीं? आज क्या कंडीशन है गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम की, मैं गवर्नमेंट की एजुकेशन की बात कर रहा हूं। क्या कंडीशन है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की? आपकी आने वाली जनरेशन के आप गवर्नमेंट के स्कूल में डालने वाले हो? नहीं। एंड क्या स्कूल की फीस है? इफ यू डोंट नो, नर्सरी के लिए 1 लाख रुपीज फी है। यार 1 लाख में तो मेरा पूरा एजुकेशन हुआ होगा। एंड ये बाकी वाली मगजमारी तो अलग, ये CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, SSC बोर्ड, मतलब अभी तक मुझे लाइफ में समझ में नहीं आया कि क्या यहाँ पे लेटर से कोई CBSE बोर्ड का बच्चा बैठा होगा, कोई SSC का बैठा होगा, क्या CBSE वालों को IDT ज्यादा अच्छे समझ में आता है? ऐसा कुछ होता है क्या? क्या उनके लिए IDT अलग होता है क्या? कुछ नहीं, सिर्फ पैसा निकलने के धंधे हैं ये, अलग अलग बोर्ड के नाम से, इसको अलग फी, उसको अलग फी, ये नर्सरी को 1 लाख फी, बाकी का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन, वो बच्चे को छोड़ने के लिए बुक्स चाहिए उसको, ये सिर्फ स्कूल की फी 1 लाख बात कर रहा हूं मैं। ये सब कुछ क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इसकी वजह से। गवर्नमेंट की अच्छी एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे स्कूल बनाए ही नहीं, जानबूझ के नहीं बनाए, शायद पॉलिटिशियन को अपने नाम से बनाने थे। यस और नो? एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यूरोप की हो, अमेरिकन हो, जो उनका GDP होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका एटलीस्ट 5% वो खर्चा करती है हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, एटलीस्ट 5%। एंड इंडिया कितना कर रही है? लेस देन 1.5%, लेस देन 1.5%। करना कितना चाहिए? एटलीस्ट 5%। देखो ना, ये दो अगर सेक्टर अच्छे गवर्नमेंट करती है सच में, आप सोच सकते हो कि अगर देखो अमीर घर का जो बच्चा है एंड गरीब घर का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, एंड फीस भी बहुत कम। चलो यार, आपको फीस रखने 20,000 पर एनम रखो, वो भी लोग दे देंगे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन तो सबको दो। अरे चलो, मैं तो बोलता हूँ रीजनल लैंग्वेज को भी छोड़ो, इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए तो इंग्लिश में पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ वो तो इक्वल पढ़ाओ। यस और नो? वैसे भी क्या हो रहा है आजकल, जो मराठी आदमी है उसको मराठी बोलने नहीं आता ठीक से, मराठी पढ़ने नहीं आता ठीक से, वो 70 साल के बाद उसके घर में मराठी बोली जाएगी या नहीं बोली जाएगी, ये प्रॉब्लम है।
एक मेरा ही बच्चा आपके ही प्रीवियस बैच का आया था, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा हुआ, उसको हिंदी पढ़ने को नहीं आती। वो तो प्रॉब्लम अलग लेवल की है। एंड ये महाराष्ट्र की प्रॉब्लम है, साउथ वालों को ये दिक्कत नहीं। कोई साउथ वाला ऐसा नहीं मिलेगा मुझे कन्नड़ नहीं आती, चाहे वो कितना भी करोड़पति हो, कुछ भी हो। यस और नो? ये तो अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन एजुकेशन तो आप इक्वल दे सकते हो, उसके लिए खर्चा कर सकते हो, एंड ये सभी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आई नो मेरा डिस्कशन और वे में जा रहा है, लेकिन बताना जरूरी है, हाँ या ना? तो ये गवर्नमेंट कर क्या रही है पैसों का? कोई भी गवर्नमेंट हो, इररिस्पेक्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो शिवसेना हो, मनसे हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, इसके बारे में कौन बात करता हो? करता है क्या संजय राउत डेली न्यूज के ऊपर आके एजुकेशन सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छी होनी चाहिए, बाकी वो छोड़ के सब करते हैं, है कि नहीं? अरे चलो राष्ट्रवादी बीजेपी में जाती है, जाने दो, लेकिन कुछ तो अच्छा करो सोसाइटी के लिए। कौन बोल रहे हैं ना मत जाओ? हेल्थ सेक्टर क्या है आज? अगर मुझे एडमिट होना है, क्या मैं ससुन में होता हूं क्या? कहां पे होता हूं? रूबी हॉल, जहांगीर, दीनानाथ मंगेशकर। एंड उन्होंने भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट से सस्ते में लैंड लेके कंस्ट्रक्ट किए हैं, एंड कितना लेते हैं आज? लैक्स में। हाँ, अब ये एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जैसे मेनू कार्ड रखा हुआ होता है होटल के बाहर, वैसे उनको भी अब मैंडेटरी किया है कि आप रेट्स लगाओ वहां पे, कितना आप लेने वाले हो, हार्ट सर्जरी का कितना, रूम का कितना, इसका कितना। करेगी या नहीं करेगी वो अलग बात है, यस और नो, लेकिन करना तो चाहिए ना, ये दो सेक्टर तो संभालने चाहिए। आदमी को इन दो दो से ही तो ये है मतलब है। हमें किससे मतलब है? एजुकेशन एंड हेल्थ। रोड अच्छे होने चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, बात खत्म। बाकी वो ये क्या, ये पार्टी क्या करती है, वो पार्टी क्या करती है, हमें तो उससे मतलब है नहीं। यस और नो? तो करना तो चाहिए, लेकिन कर नहीं रही है, बात अलग है। जो हम पैसा पे करते हैं उसका खर्चा इसके लिए करना चाहिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं है ऐसा कुछ कर, गवर्नमेंट के काम है ये करना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अपडेट होनी चाहिए ना, उसके लिए भी तो खर्चा करना पड़ेगा। रिसर्च डेवलपमेंट इसमें ही आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा, यस और नो? जैसे कोरोना आया था, वो एक सीरम ने वैक्सीन निकाला था, वो रिसर्च डेवलपमेंट से ही तो निकाला था, अच्छी बात की थी। बात समझ में आ रही है? तो टैक्स का कुछ पैसा टेक्नोलॉजी के लिए भी यूज करना चाहिए। आप कुछ नया ढूंढ के निकलो इंडिया में, इसके लिए रिसर्च करो। बाकी वाली कंट्रीज करती है उसके लिए हेल्प, कि आप कुछ नया कर रहे हो तो चलो हम आपको इतना इतना फंड अप्रूव करते हैं। अब बात आई है तो डीप में बताता हूं। आपने अभी तक 10th तक साइंस तो पढ़ा होगा। एक ऐसा मुझे साइंटिस्ट बताओ जो इंडियन है, एक। न्यूटन कहाँ का है? बाहर का। एडिसन कहाँ का है? बाहर का। आइंस्टाइन, वो मेंडेलीव, जो कुछ भी आप पढ़ते हो, इकोनॉमी थोड़ी तो पढ़ा है आपके, इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ, जो कुछ भी थेरीज पढ़ते हो बाहर के दिखाई देंगे ना आपको। एंड सिर्फ बोलने के लिए हमारे इंडिया में तो सब कुछ था, ऐसा था। अरे अब क्या है? नहीं, वो रावण के जमाने में हमारे इसमें एरोप्लेन था। अरे लेकिन अब तू तो राइट ब्रदर्स के एरोप्लेन में बैठता है कि रावण के खोजा हुआ है। एंड रावण के जमाने में था, तुमने इन्वेंशन करके और उसमें क्यों नहीं इन्वेंट किया? तुम्हें किसने रोका था क्या? नहीं। चलो मैं बहुत देशभक्त हूं, मुझे एक ऐसा लैपटॉप बताओ जो इंडियन बनाती है कंपनी, मैं लेना चाहता हूं। एनी। एचपी इंडियन बनाती है? नहीं। डेल? नहीं। लिनोवो? नहीं। एसूस? नहीं। सैमसंग? कौन सा लू मैं लैपटॉप? देशभक्त हूं। ये सारी बातें इन्वेंट कब होगी? जब रिसर्च डेवलपमेंट किया जाएगा। एंड रिसर्च डेवलपमेंट कब किया जाएगा? गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी।
करना तो चाहिए लेकिन कर नहीं रही है। चलो एक मोबाइल बताओ जो इंडियन कंपनी का मैं यूज करूं, जो वर्ल्ड वाइड बेचा जाता है। एनीवन, आपके पास कौन सा मोबाइल है? सॉरी, IQ, ऐसा मोबाइल भी है? हाँ, आपके पास वीवो चाइना का है, आपके पास कौन सा मोबाइल है? चाइना। आपके पास साउथ कोरिया, आपके पास साउथ कोरिया, आपके पास MI, चाइना आपके पास, चाइना आपके पास, चाइना आपके पास, अमेरिका आपके पास, साउथ कोरिया। नेक्स्ट कोई है क्या और? आसूस वाला है क्या कोई? ताइवान का है, बराबर ना? कोई एक ऐसा है क्या जो वो लावा जावा मत बताओ, क्या यूनिवर्सली बेचे जाते हैं क्या? ठीक है, तो एक तो मोबाइल ऐसा है क्या जो इंडियन ब्रांड का है, मैं परचेस करना चाहता हूं, है अवेलेबल? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, एंड्रॉइड। आप, अरे इवन फास्ट फूड में भी बाहर वाले हैं, मैकडोनल्ड्स कहाँ के हैं, डोमिनोज कहाँ के हैं, स्टारबक्स कहाँ के हैं? अब मुझे बोलने के लिए मजबूर मत करो, इनर वियर में भी जॉकी ही चलता है, एंड वो भी बाहर का है। यस और नो? बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। ये भी, कपड़े में भी कौन से ब्रांड चलते हैं ज्यादातर, कौन से चलते हैं? एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, LP, वैन यूजन, एरो। क्या मूलचंद का वर्ल्ड वाइड नहीं बेचा जाता? कॉटन किंग वर्ल्ड वाइड नहीं बेचा जाता? तो कितने दिन तक दूसरों का यूज करते रहेंगे? अरे खुद का कुछ तो बनाओ एंड पूरे कंट्री वर्ल्ड को दो, बराबर की नहीं? तो उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, रिसर्च डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके लिए खर्चा तो करना चाहिए, लेकिन फिलहाल कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, कोई भी मतलब कोई भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट, डिजास्टर। कोई डिजास्टर आता है, जैसे कि कोई फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो उसके लिए भी तो खर्चा करने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट पैसा। एक और बात आती है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी में आती है, वो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करनी पड़ती है, इसरो वगैरह, तो उसके लिए भी पैसा लगता है। एक और बात, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होते हैं उनकी सैलरीज वगैरह देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर तो हमारे रह ही गया, रेलवे सेक्टर पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास है, उसको मेंटेन करना है। बाकी स्टेट के हाथ में वो बसेस वगैरह है, ST बसेस, उसको मेंटेन करना है, उनके ड्राइवर, उनकी सैलरीज। आज मेट्रो हो गया, उसका मेंटेनेंस, उसकी सैलरीज। पैसा कहाँ से आएगा? टैक्सेस। क्लियर है बात? यस और नो? तो इतना सारा पैसा गवर्नमेंट को लगता है क्योंकि इतने सारे खर्चे करने हैं। बात समझ में आ रही है? यस और नो? अभी तो मैंने डायरेक्ट टैक्स चालू भी नहीं किया, अभी तो ये सब कुछ ये बातें कर रहे हैं कि टैक्सेस कौन कौन से थे, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे मिलता है, एंड उसका यूटिलाइजेशन क्यों करना पड़ता है इतने सारे चीजों के लिए। ठीक है, विल स्टॉप फॉर द डे। कल हम रियली टैक्सेस में एंटर करेंगे, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब कुछ देखेंगे, एंड देन हम रियल इनकम टैक्स को चालू करेंगे। तो विल स्टॉप फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।